बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मज़मून उर्दू जमात अष्टम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमारा आज का उन्वान है आपका सबक खून का बदला। खून का बदला एक लोक कहानी है। लोक कहानी से मुराद इलाकाई कहानी होता है। ये मुख्तलिफ इलाकों की कहानियाँ होती हैं जो सूबाई भी हो सकती हैं, मुल्की भी हो सकती हैं, या किसी एक ख़ास इलाके की हो सकती हैं। ये किसी एक ख़ास नतीजे को लेकर चलती हैं। इनमें एक ख़ास नतीजा होता है, एक ख़ास सबक मौजूद होता है जिससे लोग कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। आपकी ये लोक कहानी खून का बदला एक पश्तो लोक कहानी है। इस लोक कहानी के ज़रिए हम जो पश्तो बोले जाने वाले इलाके हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान के कुछ खत्ते हैं, उनकी माशरती मजहबी रवायात और रवैयों की अक्कासी को देखेंगे। इसके अलावा लोक कहानी के अलावा भी खित्तों की माशरती मजहबी और रवैयों की अक्कासी मुख्तलिफ चीज़ों से होती रहती है। हम ये देखेंगे कि हमारा पश्तो मुहाशरा जो है, पश्तो बोलने वाले जो लोग हैं वो मेहमान नवाज हैं और इसार की तरफ राग़िब होते हैं। हम ये देखेंगे कि इंतकाम लेने की बजाय माफ़ करना और दरगुजर करना जो है वो एक बेहतर जज्बा है और इस जज्बे को मुआशरे के अंदर परवान चढ़ना चाहिए। जब मुआशरे के अंदर दरगुजर और माफ़ करने का जज्बा परवान चढ़ता है और इंतकाम लेने का सिलसिला ख़त्म होता है तो मुआशरे में अमन सुकून होता है और वो मुआशरे तरक्की करते हैं। आपके सामने अल्फाज महानी का चार्ट मौजूद है, आप इसको पढ़िएगा और अपने पास नोटबुक्स में तहरीर कीजिएगा। हम सबक की तरफ आते हैं। मुराद खान खून में लथपथ एक चारपाई पर पड़ा था। गांव के लोग उसकी हुजरे में जमा थे। उसकी बीवी और नौजवान बेटी मारे गम के निढाल हुई जा रही थी। मुराद खान की हालत लहजा बलहजा ख़राब होती जा रही थी। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी रंगत जर्द हो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन निकाहत की वजह से नहीं कह सकता था। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया। सब लोग खामोश हो गए। उसकी बीवी और बेटी ने भी ज़ब्त से काम लिया। सबकी तवज्जो मुराद खान की तरफ थी। कमज़ोरी इस कदर ज़्यादा थी कि मुराद खान के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी आहिस्तगी से कह रहा था, दुश्मन तो अपना काम कर गया, मेरा आखिरी वक्त आन पहुँचा है। उसकी बीवी और बेटी दाढ़ें मार कर रोने लगी। मुराद खान ने उन्हें इशारे से खामोश कराया। उसने कहा, मैं दुनिया से एक हसरत लिए जा रहा हूँ। काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता तो मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता। लेकिन अफसोस, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुराद खान की बेटी स्पिंगुल ये सुनकर अपने बाप के पांव से दीवाना वार लिपट गई और कहने लगी, बाबा तुम गम न करो, मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला न ले लूँ मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। ये बात सुनकर सबने उसकी हिम्मत की तारीफ की और मुराद खान भी सुकून से मर गया। दिन गुजरते गए मगर स्पिंगुल अपने वादे को न भूली। वो अपने बाप के खून का बदला लेना चाहती थी लेकिन कोशिश के बावजूद अपने बाप के कातिल का पता न चला सकी। उसे सिर्फ इतना ही मालूम था कि उसके बाप पर कोई शख्स गोली चलाकर पहाड़ों में गायब हो गया और लोग उसके बाप को जख्मी हालत में वहाँ से उठा लाए। किसी शख्स को कातिल के बारे में कुछ भी इल्म न था। स्पिंगुल इंतकाम की आग में जल रही थी लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। वक्त गुजरने के साथ उसके जज्बात में कमी के बजाय शिद्दत पैदा होती गई। लोग उसे समझाते थे कि तुम नौजवान हो, खूबसूरत हो, क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हो, अपने आप पर रहम खाओ। मगर स्पिंगुल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। बदले के ख्याल में वो सब कुछ भूल चुकी थी, हत्ता कि वो अपनी प्यारी माँ की खिदमत से भी वाकिफ हो गई थी। एक रात स्पिंगुल ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि वो कह रहा है, बेटी मेरी रूह तुझसे बहुत खुश है। अब मुझे कोई मलाल नहीं कि मेरे कोई बेटा नहीं है। तूने बेटों से बढ़कर मेरे कातिल की तलाश की है, लेकिन अब तू इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर। इस ख्वाब से स्पिंगुल जाग उठी और उसके कानों में बड़ी देर तक अपने बाप की आवाज़ गूंजती रही।
اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب ماں بھی جاگ پڑی تھی. ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان رام سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں. پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا. اسپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے زخم دھوئے. کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا. اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا. اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا اس لیے وہ مر گیا. تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی. نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا مراد خان. عزیز طلبہ، ہم اپنے آج کے سبق کو اسی نشست میں یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس سبق کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ کہانی جو ہے وہ اس کا خاتمہ کیسے ہونے جا رہا ہے. یقیناً اس کا خاتمہ معاف کر دینے اور درگزر کرنے کے جذبے کے مطابق ہوگا. تو ہم اگلی نشست میں اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. آپ اس سبق کو گھر میں پڑھیے گا، الفاظ معنی کو اپنے پاس تحریر کیجیے گا اور تمام سبق کو پڑھنے کے بعد الفاظ معنی کو جو ہے وہ سیکھیے گا. آپ نے گھر پہ جو کام کرنے ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد مشق میں سے سوال نمبر 2، 4 اور 7 کے جوابات سبق میں سے تلاش کرنے ہیں اور مشق میں ان کو نشان زدہ کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دے رہے ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی نشست میں اس سبق کے بقیہ حصے کے ساتھ ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.